दोस्तों 2025 की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी वार 2 फाइनली सिनेमा हॉल्स में रिलीज हो चुकी है। और दोस्तों मैं अभी अभी ये मूवी देख के आ रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस मूवी के बारे में क्या बात करूं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इस फिल्म के अच्छे या बुरे एस्पेक्ट्स के बारे में भी बताने जाऊंगा, तो बहुत सारे स्पॉइलर मैं आप सभी लोगों को दे दूंगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बताऊंगा कि क्या आप लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, और थोड़ी बहुत अच्छी बुरी बातें। सबसे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंसेस की। तो भाई इस फिल्म में ऋतिक रोशन एज कबीर और जूनियर एनटीआर जो पहली बार बॉलीवुड की फिल्म में अपना डेब्यूट कर रहे हैं एज विक्रम इस फिल्म में नजर आ रहे हैं। दोनों ही एक्टर्स किसी भी फिल्म में अपना हार्ट एंड सोल झोंक देने वाले एक्टर्स में माने जाते हैं। और भाई सच में मतलब जूनियर एनटीआर ने जिस तरह बॉलीवुड की फिल्म, मतलब फिल्में तो अलग नहीं होती हैं, लेकिन किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए जिस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म या कहीं जिस तरीके से बॉलीवुड को अडॉप्ट किया है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जूनियर एनटीआर की पहली बॉलीवुड फिल्म है। और भाई जो कॉन्फिडेंस और जो ऑरा जूनियर एनटीआर लेकर आते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको बता दूं कि मेरे सिनेमा हॉल में सुबह 7:30 बजे के शो में जूनियर एनटीआर की एंट्री पर ऋतिक रोशन की एंट्री से ज्यादा तालियां बजी हैं। हाँ भाई सही सुना, जूनियर एनटीआर की एंट्री पर ऋतिक रोशन की एंट्री से ज्यादा तालियां बजी हैं। और उसका रीजन ऑब्वियस है कि भाई अभी तक जनता आरआरआर की उस फीवर से बाहर नहीं निकल पाई है, और देवर अभी नॉर्थ इंडिया में ठीक ठाक ही चली थी, तो उस वजह से जूनियर एनटीआर की अच्छी खासी मार्केट हिंदी बेल्ट में भी है और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, जस्ट लाइक साउथ इंडियन बेल्ट। और बात करें ऋतिक रोशन की, भाई तो हमेशा की तरह ऋतिक रोशन ने भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से कबीर का रोल निभाया है, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कबीर के रोल से कभी भी बाहर गए थे। ऋतिक रोशन जिस तरीके की डिसिप्लिन और जिस तरीके का डेडिकेशन लेकर आते हैं अपने कैरेक्टर्स के लिए, वो बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। और भाई बंदा क्या कमाल का काम करता है, मतलब सुपर 30 में भी, मतलब ग्रीक गॉड कहा जाने वाला आदमी सुपर 30 में आनंद कुमार जैसे रोल के लिए अपने आप को प्रॉपर बिहारी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, तो कबीर में ट्रांसफॉर्म होना ऋतिक रोशन के लिए उतनी बड़ी बात नहीं थी। और बात करें इसमें कुछ कैरेक्टर्स के एडिशन भी किए गए हैं। फॉर एग्जांपल कियारा अडवाणी जो कि कर्नल लूथरा की बेटी के रूप में इस फिल्म में सामने आती हैं, और कियारा अडवाणी ने भी बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। मतलब ऐसी कोई कमी नहीं कि वहां पे मैं पिन पॉइंट करूं कि हाँ भाई इन्होंने यहाँ पे कुछ गलत किया है। कियारा अडवाणी भी अपने रोल में बहुत अच्छे से नजर आई है। और आशुतोष राणा के लिए मुझे लगता है कि कर्नल लूथरा का कैरेक्टर एक तरीके से स्लीप वॉक ही है, क्योंकि वो इतने फिनोमिनल एक्टर हैं, और भाई मतलब उन पर तो कुछ कहना ही बेकार है। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के उस एस्पेक्ट की जिसके बारे में हम लोग बहुत ही ज्यादा स्केप्टिक थे, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी हैं, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसा स्क्रीन प्ले मेस डायरेक्ट किया था, और उनके कंधों पर ब्रह्मास्त्र जैसी जब जिम्मेदारी आई थी तो उस फिल्म के स्क्रीन प्ले ने लिटरली हक दिया था। और मतलब सब लोग इतना ज्यादा डिसअपॉइंट थे कि मतलब क्या ही फिल्म बना दी है इन लोगों ने, क्योंकि जहां ब्रह्मास्त्र के वीएफएक्स ने दुनिया भर से वाहवाहियां लूटी थी, वहीं उसका स्क्रीन प्ले, उसकी कहानी इतनी वाहियात कि लोग आज भी आलिया भट्ट की शिवा वाली मीम शेयर करते हैं मुझे। तो एक तरीके से काइंड ऑफ बड़ी जिम्मेदारी और एक प्रेशर भी था अयान मुखर्जी पर कि ब्रह्मास्त्र जैसे फेलियर के बाद वो कुछ ऐसा डिलीवर करें कि लोगों का उन पर विश्वास कायम हो जाए, और वो ब्रह्मास्त्र के सीक्वल के लिए फाइनली प्रोसीड कर सके। पॉलिटिक्स बतिया रहा हूं क्या, सॉरी। तो बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी और इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो भाई मैं इस फिल्म का प्लॉट आपको बस इतना बता सकता हूं कि ऋतिक रोशन जो कि एक एक्स रॉ एजेंट है, वो भाई अब रोग हो चुका है, और वो एक कली नाम के फॉरेन एसोसिएशन का पार्ट हो चुका है। फिल्म के इनिशियल में उसे एक बूचर की तरह दिखाया गया है कि वो सुपारी लेता है और लोगों की हत्या करता है, और फाइनली उसको कली नाम के एक एसोसिएशन का कॉल आता है कि भाई अब आप मेरे लिए काम करो, क्योंकि आप बहुत बड़े किलर हो, हम लोग चाहते हैं कि आप हम लोगों के लिए काम करो। और उस एसोसिएशन का नेक्स्ट टारगेट इंडिया है। वो भारत के प्रधानमंत्री पर हमला करके उनको मार के उनकी जगह एक पपेट पीएम बिठा के अपना कब्जा जमाना चाहती है। और सिर्फ इंडिया के ही नहीं, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अलग अलग कंट्रीज के टॉप नॉच लोग इस एसोसिएशन के मेंबर हैं और इस एसोसिएशन को कलेक्टिवली लीड कर रहे हैं, और उनका नेक्स्ट टारगेट इंडिया है। अब कबीर जाकर उनसे मिल जाता है। अब इंडिया या कहें कि रॉ के पास ऐसा कोई एजेंट नहीं है जो कि कबीर जैसे हाईली प्रोफेशनल और ट्रेंड सोल्जर से फाइट कर सके या टक्कर दे सके। तभी वही जूनियर एनटीआर की एंट्री होती है कि भाई ये है अपना बंदा, ये लड़ेगा कबीर से, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा हाईली प्रोफेशनल ट्रेंड सोल्जर है, वॉरियर है, और ये कबीर को खत्म करके अपने देश को बचाएगा। और यही इस कहानी का बेसिक प्लॉट है। लेकिन ये मत समझना कि ये इस कहानी का बेसिक प्लॉट है तो यही कहानी है, भाई कहानी कुछ और भी है, और इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। तो कुल मिला के इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और इस फिल्म की कहानी अच्छी है, और जिस तरीके से बैक स्टोरी दिखाई गई है ऋतिक रोशन की, भाई हैट्स ऑफ टू राइटर। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के सीजीआई और बीएफएक्स की, क्योंकि ट्रेलर देखकर जिस चीज की सबसे ज्यादा आलोचना हो रही थी कि भाई इसका सीजीआई, इसका बीएफएक्स, ग्रीन स्क्रीन वाला पीछे लग रहा है, बहुत ऑब्वियस सा लग रहा है कि ग्रीन स्क्रीन का यूज हुआ है। भाई ठीक से उन लोगों ने रिमूव भी नहीं किया ग्रीन स्क्रीन, तो क्या, लेकिन भाई जब आप बड़े पर्दे पर देखेंगे
तो आपको उसकी उतनी ज्यादा शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ, वो डिजिटली रेंडर्ड जो बैकग्राउंड है पहाड़ों वाला, वो ऑब्वियस हो जाता है, स्क्रीन पर देखने पे पता भी चलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल ऑडियंस के लिए वो सारी चीजें बॉदर करती हैं, क्योंकि नॉर्मल ऑडियंस उन सारी चीजों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती अनटिल अनलेस कहानी अच्छी चल रही है और परफॉर्मेंसेस अच्छी आ रही हो और सब कुछ कन्विंसिंग तरीके से हो रहा हो। तो मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए इन बीएफएक्स एंड सीजीआई डिपार्टमेंट। और अगली जो चीज है जिससे मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ, इस फिल्म का म्यूजिक। इस फिल्म का म्यूजिक वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कई जगहों पर इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस को लेवल अप करने की भी कोशिश करता है, उसमें सक्सेस भी होता है। मतलब जब जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की बैटल होती है या उनके जो इंडिविजुअल फाइट सीक्वेंसेस हैं या उनकी एंट्री है, तो वहां पर भी मतलब एकदम लेवल अप करने वाला काम किया है इस फिल्म के म्यूजिक ने। भाई इस फिल्म के म्यूजिक से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है और इस फिल्म का म्यूजिक ग्रैंडियर फील देता है। बस इस फिल्म में एक या दो गाने हैं, मुझे नहीं लगता कि उसको ऑडियंस कब तक याद रखने वाली है। वो मुझे नहीं जचा। वो गाना हो सकता है डांस करने वालों को अच्छा लगे, क्योंकि उसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का वो डांस कोलैब भी है, तो लोग पसंद करें, हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन तक याद रखने वाले गाने हैं। सो वो दो गाने छोड़कर ये फिल्म म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी बॉक्स से स्टिक करती है। अब बात करें इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में भाई, तो मुझे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आई, जो ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का कैट एंड माउस वाला चेज है भाई, वो पूरा बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस फील होता है। और वहां पे जो एक्शन सीक्वेंसेस डिजाइन किए गए हैं वो नए नहीं है, लेकिन उनको देखकर वाकई में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जो ऋतिक रोशन का पहला एक्शन सीक्वेंस है जो कि फिल्म के शुरुआत में ही आता है, वो मुझे ठीक ठाक लगा, लेकिन जूनियर एनटीआर की एंट्री और ज्यादा अच्छी हो सकती थी और उसके एक्शन सीक्वेंसेस भी और ज्यादा अच्छे हो सकते थे। क्योंकि मैंने देखा जब जूनियर एनटीआर की एंट्री हुई तो ऑडियंस पागल हो जाना चाहती थी, बहुत ही ज्यादा तालियां भी पीट रहे थे लोग, लेकिन इट्स जस्ट कि हम लोगों को उस तरफ से इतना सपोर्ट नहीं मिला। मतलब थोड़े बहुत और हाइप के साथ थोड़ा बहुत और स्लो बर्न हीरो रिवील होता तो ऑडियंस शायद और ज्यादा पागल हो जाती। लेकिन मैं भाई बता रहा हूं कि मेरे वाले थिएटर में ऋतिक रोशन की एंट्री से ज्यादा जूनियर एनटीआर की एंट्री पे तालियां बजी हैं, और ये बात सच है। तो भाई इस फिल्म का मैं सिर्फ इतना ही स्पॉइलर फ्री रिव्यू दे सकता हूं। अगर आप लोग मुझसे कहेंगे कि इस फिल्म पे स्पॉइलर टॉक करो तो शायद मैं एक और वीडियो बना दूं, लेकिन भाई ये फिल्म अगर आप लोग पूछोगे कि देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो भाई जो YRF स्पाई यूनिवर्स के फैन हैं और जो कि फैन नहीं भी हैं या जिन्होंने वार 1 नहीं भी देखी है, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को वार 2 को इजीली जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंड अलोन फिल्म है। और मुझे लगता है कि आपने वार 1 नहीं भी देखी होगी तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए, है ना। हाँ, तो भाई ये था मेरा रिव्यू। अगर आप लोगों ने फिल्म देख ली हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इस फिल्म में कौन सा पार्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया, आपको ये फिल्म कैसी लगी, और बहुत सारी बातें जो कि आप बताना चाहते हैं, अपने दिल से निकालना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में निकाल दीजिए। उस कमेंट सेक्शन वाले बॉक्स को भर दीजिएगा। भाई कूली के रिव्यू के साथ मैं मिलता हूँ कल या शाम को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।